जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए साइंस के आपके एग्जाम्स में पेपर में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, और यहां पर लगभग हम 100 से ज्यादा प्रश्न आज हम करने वाले हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस होंगे जो साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, जो 30 जून से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आप जीडी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आपका ट्रेड्समैन का एग्जाम है, चाहे आपका वुमेन का एग्जाम है, या आपका आर्मी का कोई भी एग्जाम्स है, तो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं क्योंकि आपको पता है कि 30 नंबर की आपकी क्या आने वाली है, साइंस आने वाली है। और इसमें हमें क्या करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है। इसलिए साइंस में कोई कसर नहीं छोड़ रहा मैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीके के लगे रहेंगे तो पेपर पास हो जाएगा, वो पास नहीं होगा। जीके हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए आ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन साइंस को अगर हमने छोड़ दिया तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। ना मैथ को छोड़ना है ना रीजनिंग को छोड़ना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए। ये नहीं कि जीके में मैंने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया बाकी में नहीं किया, तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके बदन पर वर्दी नहीं आएगी। जो अपना सपना है, लक्ष्य है, हम दोनों ने जो मिलकर देखा है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो, और जो हमने इस बार सपना सजोया है कि सिलेक्शन लेना है, वो तभी अचीव हो पाएगा जब हम मिलकर मेहनत करेंगे। और मैं आज आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चंस लेके आया हूं जो साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और टेंशन मत लो, आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं है, उनको मैंने हटा दिया है। आज मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो आपको आज कोई टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको कोई भी टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, बस आप क्वेश्चंस को याद करते हुए चलना, क्योंकि अब समय आ गया है याद करने का। बस अब याद कर लो, जो एग्जाम्स में आएगा उनको रट लो, जो एग्जाम्स में आएगा उनको। तो अब जितनी भी क्लासेज ये आने वाली हैं सभी में वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है जी, ये हमारी चैंपियन सीरीज चल रही है, इस बात को ध्यान रख लेना। सबसे पहले जो आपके साबुन और अपमार्जक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, टॉपिक वाइज भी लेके आया हूं, ऐसा नहीं कि कहीं से उठाया कुछ भी, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आया हूं। जो जो टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में आते हैं, आ सकते हैं, वो सारे आज हम कवर करने वाले हैं। मोस्टली साबुन और अपमार्जक से है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, और इंग्लिश और हिंदी में है। ठीक है, आंसर है इंग्लिश में दिया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। साबुन किसका लवण है, ये अपने को बताना है कि साबुन है वो किसका लवण होता है। किसका हो जाएगा भाई साबुन? तो साबुन क्या हो जाएगा, एक वश्य अम्ल होता है, वसा का अम्ल होता है। क्या होता है? वश्य अम्ल होता है, साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, वसा आप समझते हो ना, फैट वाला, वो वाला। ठीक है, फैट। अब वसा के बारे में आपसे पूछे तो वसा कैसी चीजों में पाया जाता है, जिनके अंदर जो तेलीय होती है ना, जो तेल होता है उनके अंदर वसा पाया जाता है। जैसे अपना घी हो गया, तेल वगैरह हो गया, उन सभी में वसा पाई जाती है, फैट पाई जाती है, फैट। ठीक है, फैट वसा। आगे बढ़ते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है साबुनीकरण। साबुनीकरण। और एक बात और देख लो, मैं यहां पर एक बात बता रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रखा जो बेवजह से हो। ठीक है, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। ठीक है, आप बोलते रहते हो ना सर जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड लेके आइए, वही है कि जो आए हुए हैं और इस साल आ सकते हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन में आपके लिए लेके आया हूं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को याद करना है, भाग के नहीं जाना है आपको। तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? साबुनीकरण कहा जाता है। कठोर जल में साबुन की सफाई क्षमता क्यों कम हो जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कठोर जल में साबुन की जो सफाई क्षमता है वो कम क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों के अविलेय लवण बनने के कारण। ठीक है, कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण बनते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? विलय नहीं होते। विलय का मतलब है कि मिलते नहीं है। ठीक है, घुलते नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि सफाई करना हार्ड हो जाता है। समझ रहे हो? तो आपने देखा होगा ना कि भाई भारी पानी है तो उसमें सफाई करना मुश्किल हो जाता है, और बिल्कुल साफ सुथरा पानी है तो उसमें सफाई आराम से हो जाती है। तो उसके पीछे का रीजन यही है। और अगर ऐसे नहीं समझे तो मैं आपको एक समझाता हूं। जैसे हम शिकंजी बना रहे होते हैं घर पे, अभी गर्मियां हैं, सभी शिकंजी बनाते हो, तो नींबू के पानी में चीनी डाल के बना के देखना, और एक नॉर्मल पानी में चीनी डाल के बना के देखना, तब आपको पता चल जाएगा। ठंडे पानी में और गर्म पानी में भी देखना, वो भी आपको डिफरेंस दिख जाएगा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा। इंग्लिश वाले इधर देख लेना भाई अपना आंसर। अपमार्जक किसके लवण होते हैं? तो जो अपमार्जक होते हैं वो सल्फोनिक अम्ल के क्या होते हैं? लवण होते हैं। किसके? सल्फोनिक अम्ल के। अपमार्जक की बात हो रही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण है? तो कौन सा हो जाएगा? अपमार्जक हो जाएगा, जो अपने डिटर्जेंट होते हैं। अपमार्जक का मतलब क्या होता है? डिटर्जेंट। अरे जैसे क्या बोलते हैं अपने सरफ, जो अपने सरफ यूज करते हैं ना, उनको बोला जाता है अपमार्जक। और साबुन तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो साबुन और सरफ से है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, स्क्रीनशॉट मत लो, बस आप याद करते हुए चलो। अब अम्ल, क्षार और लवण के हर टॉपिक के 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। जितने भी टॉपिक्स है ना, सभी के 5-5 इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स के हैं। किसी में 6-7 हो सकते हैं, वरना 5 ही है नॉर्मल। नींबू का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? ये अपने को बताना है, नींबू का खट्टा स्वाद। तो अमल मैं आपको याद करवाते रहता हूं, हर साइंस की क्लास में एक दो आते रहते हैं। तो अब आपको बताना है कि नींबू का जो खट्टा स्वाद है वो किसके कारण होता है? तो जो खट्टा स्वाद होता है वो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। जहां पर भी खट्टे पदार्थों की बात आएगी तो कौन सा हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइट्रिक, या इसको सिट्रिक आप बोल सकते हो, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलो। पीएच स्केल का आविष्कारक कौन है? जो पीएच स्केल बनाया हुआ है जिससे पीएच मापा जाता है, ठीक है, कि अम्लीय है या क्षारीय है। 7 क्या हो गया? सॉरी, 7 क्या हो गया? उदासीन हो गया। इससे पहले वाले अम्लीय, इसके बाद वाले क्षारीय हो जाएंगे, ठीक है। और 7 क्या है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है, मैंने कई बार याद करवाया। तो पीएच स्केल का आविष्कारक कौन है? तो सोरेनसन क्या हो जाएगा? पीएच स्केल का आविष्कार हो जाएगा, जिसके द्वारा पीएच मापा जाता है, सोरेनसन। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसके बीच होती है? ये अपने को बताना है। तो जो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है वो किसके बीच में होती है? तो अम्ल और क्षार के बीच में होती है। मैंने आपको बताया ना कि बीच में क्या होता है? उदासीन होता है। तो ये उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है वो किसके बीच में होती है? अम्ल और क्षार के बीच में होती है। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होगे तो कल ही मैंने स्टोरी में डाला था सारे के सारे पीएच मान जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। जो नहीं फॉलो करते भाई जुड़ जाओ, वहां पर पढ़ाई की बात होती है, बेवजह की मैं कुछ नौटंकी तो करता नहीं हूं, ठीक है। पढ़ाने वाला टीचर हूं तो आपको पढ़ाने की बातें बताऊंगा, जो सरकारी नौकरी की जॉब के बारे में ही आपको बताता हूं। तो अगर इंस्टाग्राम चलाते हो, जो बोलते हैं ना टेलीग्राम पे सर जी बहुत ज्यादा डाटा लगता है, तो आप इंस्टाग्राम यूज तो करते ही होगे सभी, ठीक है। जनजी हो आप सभी तो यूज करते ही होगे। तो इंस्टाग्राम पर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर अभी भी स्टोरी में लगा हुआ है, तो आप जाके देख लेना। पीएच मान सारे के सारे याद कर लेना। तो दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परबल अम्ल है? परबल अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCl। HCl क्या है? एक परबल अम्ल हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं गैस से संबंधित क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। गैस से कि वायु का प्रमुख घटक कौन सी गैस है? वायु का जो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाएगी वही वायु का क्या होगा? प्रमुख घटक हो जाएगा। तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? वायु का प्रमुख घटक हो जाएगा, क्योंकि ये 78% पाई जाती है। दूसरे नंबर पर लगभग 21% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। तो पहले नंबर पर नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। इसको 20.95 भी बोल दिया जाता है, या 21% लगभग हो जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है, वो क्या होती है? ग्रीन हाउस के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। ओजोन परत किस गैस से बनी हुई है? तो ओजोन परत को कैसे लिखा जाता है? तो ओजोन परत को O3 से, डायरेक्ट एग्जाम में आता है, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में कुछ नहीं करना, एग्जाम्स में डायरेक्ट आएगा कि ओजोन परत को कैसे लिखोगे, तो आप O3 आप लिख सकते हो, ठीक है। ओजोन परत है किस गैस से बनी हुई है? तो O3 से बनी हुई है, ठीक है। और ओजोन परत हमें किससे बचाती है? सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है।
वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? मैंने अभी आपको बताया कि लगभग क्या होता है, 21% होता है, और कभी कभी 20.95% भी आपको एग्जाम्स में दे देता है, तो आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये मत बोलना कि सर ने 21 ही बताया था तो 21 ही करेंगे। ठीक है, लगभग 21 होता है, तो थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं है कि 95 ही दे। ठीक है, आपको यहाँ पर 80 भी दे सकता है, आपको यहाँ पर 96-97 भी दे सकता है, लेकिन क्या हो गया, लगभग क्या हो गया 21%, लेकिन देगा यही ये वाला ही। ठीक है, फिर भी बता देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो अगर हम कुछ भी जला रहे हैं और हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो गैस है वो जो चीज है वो नहीं जलेगी, तो जलने के लिए क्या हो जाएगी, गैस आवश्यक हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस आवश्यक हो जाएगी। कौन सी आवश्यक हो जाएगी? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ना आग लगेगी और ना हम बचेंगे। जिस दिन ऑक्सीजन खत्म, हम भी खत्म। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या है, हमारे सांस लेने का स्रोत है। ठीक है जी, चलो अब अणु और परमाणु वाले टॉपिक से देख लेते हैं कि परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है। तो जो परमाणु का सबसे छोटा कण होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, वो सबसे छोटा कण हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कि उस पे कोई भी आवेश नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक आवेश, और इसको ऋणात्मक आवेश बोलते हैं। तो प्रोटीन पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन पे क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। जल का अणु सूत्र क्या है, ये अपने को बताना है। तो जल को कैसे लिखते हैं, H2O। बार बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जल को कैसे लिखेंगे, H2O, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है भाई, कि जो परमाणु संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, ये अपने को बताना है। तो जो परमाणु संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉनों के बराबर। किसके बराबर, प्रोटॉनों के बराबर। तो याद रख लेना कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉनों के बराबर होती है। आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आवर्त सारणी के जनक कौन हो जाएगा, मेंडलीफ हो जाएगा। तो आपने बार बार सुना होगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी है। क्या है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो क्या हो जाएगा भाई, आवर्त सारणी के जनक कौन हो जाएंगे, मेंडलीफ हो जाएगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो ये आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो इस तरीके से अपने को याद करना ही होगा। तो नाइट्रोजन का कितने नंबर पे हो जाएगा, 7 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, लगभग आप ज्यादा नहीं 10 तक याद कर लो, 10 तक ही आपके एग्जाम्स में ज्यादा पूछता है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, कार्बन का भी बहुत बार पूछता है, तो कार्बन का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हीलियम का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, चलो, और आप सभी मुझे ऑक्सीजन का कमेंट करके बताओ क्या है ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन का भी एग्जाम में आता है। तो आप सभी ऑक्सीजन का कमेंट करके बताइए कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट को याद है। अगर किसी को याद नहीं होगा तो फिर मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, फिर मैं सारे आपको याद करवा दूंगा, एक क्लास में याद भी करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं करवाऊंगा। अब भौतिक और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, देखो, बर्फ का पानी में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है, ये अपने को बताना है। बर्फ का पानी में बदलना, तो इसका मतलब क्या है, देखो, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल में कुछ भी आपसे पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि यहां पर मैं 2-4 आपको बताऊंगा वही आपसे पूछेगा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन अगर आपको पता होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तब आप कर दो। भौतिक परिवर्तन वो चीज होती है कि जिस चीज से जो बना हुआ है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे कि बर्फ का पानी में बदलना किस प्रकार का है, तो भौतिक परिवर्तन है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, पहले भी पानी था, अब भी पानी है। बर्फ बना हुआ था, लेकिन क्या था, वो पानी था, अब भी वो पानी रहेगा। उसको दोबारा फ्रिज में रख दोगे तो दोबारा बर्फ बन जाएगा।
तो समझ रहे हो कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, वो अब इस आकार वगैरह चेंज हो रहा है, लेकिन जो पहले था वही अभी रहता है, तो उसको बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन देखो कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो जब लोहे पे जंग लग जाती है तो जंग क्या है, क्या उस जंग से दोबारा लोहा बन सकता है? नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो खराब हो गया। ठीक है, तो अब उससे दोबारा नहीं बदला जा सकता, यानी सेम चीज को दोबारा हम नहीं कर सकते ना, कि जंग लग गया, जो पपड़ी, जंग की पपड़ी देखते होगे लोहे के ऊपर आपने देखी होगी, तो वो क्या है, क्या उससे दोबारा लोहा बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या हो गया, उसको बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन, यानी जो केमिकल चेंज हो गया अब वो चेंज हो गया। पानी से तो दोबारा बर्फ बन सकती है लेकिन नहीं बनेगा। दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, ये अपने को बताना है। दूध से दही बनना, बताओ दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि दूध से क्या बन गया, दही बन गया। क्या दही से दोबारा दूध बन सकता? नहीं, उससे घी बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और किस कारण दूध से दही बनता है? दूध से दही बनने की प्रक्रिया किसकी वजह से होती है? तो क्या होती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से होती है। एग्जाम्स में आता है लैक्टोबैसिलस। और जहां पर दूध वगैरह की बात हो ना, और कौन सा अम्ल की बात हो, तो क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, लैक्टिक याद कर लो कि दूध दही वगैरह संबंधित लैक्टिक होगा। ठीक है, चलो। कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो कागज का जलना कैसा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि एक बार कागज जल गया, क्या वो दोबारा से कागज बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा, कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? जैसे आपने देखा होगा, मोम है, पिघल गया, तो पिघल के वो नीचे जा रहा है, दोबारा से स्टोर हो रहा है, तो उससे दोबारा आप मोमबत्ती बना सकते हो। ठीक है, दोबारा मोम बना सकते हो। तो मोम पिघल रहा है, तो पिघल के भी क्या बन रहा है, मोम ही बनेगा। बात समझ रहे हो? तो जो मोम है ना, मोम का पिघलना क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोम पिघल के भी मोम ही रह रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। ठीक है, समझ में आ गया। अब भौतिक और रासायनिक आएगा तो कर दोगे। अब जर्नल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखो आप, आज सारा सब कुछ है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, सब कुछ है आपका। रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान के संरक्षण का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो लावाजिए के द्वारा दिया गया है, लावाजिए के द्वारा। लावाजियर आप बोल सकते हो, लावोजियर। ठीक है, लावोजियर के द्वारा दिया गया है, लावोजियर के द्वारा। परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? तो परमाणु सिद्धांत का जनक कौन हो जाएगा? डाल्टन हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई? परमाणु सिद्धांत का जनक डाल्टन हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिए हैं? आधुनिक आवर्त नियम किसने दिए हैं? तो ये किसके द्वारा दिए गए हैं भाई? मोसले के द्वारा दिए गए। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा। तत्वों का सबसे हल्का परमाणु क्रमांक कौन सा होता है? तो सबसे हल्का कौन सा होगा? जो सबसे पहले आएगा। और सबसे पहले मैंने किसका बताया था आपको? हाइड्रोजन का। तो दिमाग लगाया करो, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया करो, क्योंकि एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपने नहीं पढ़े, लेकिन आपने थोड़ा बहुत समझा है, अपना दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो पता चल जाएगा। जैसे ये नहीं पढ़ा था कि तत्वों का सबसे हल्का परमाणु क्रमांक, हल्का परमाणु कौन सा होता है? तो सबसे हल्का कौन होगा? जो सबसे स्टार्टिंग में आएगा, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होगा। किसका है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन आंसर करो। ऐसे थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, और जब आप अब मेहनत करोगे ना तभी ये हो पाएगा। ठीक है जी। क्लोरोफिल में कौन सी धातु तत्व पाया जाता है? कल ही हमने पढ़ा था क्लोरोफिल। कल मैंने आपको वनस्पति विज्ञान वाले बोटनी वाले क्वेश्चंस करवाए थे ना, तो उसमें हमने पढ़ा था क्लोरोफिल के बारे में। तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु तत्व होता है? तो हमने वहां पर भी पढ़ा था, मैग्नीशियम धातु तत्व होता है। ठीक है, क्लोरोफिल। चलो, रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जान लेते हैं कि आयनिक बंधन का उदाहरण है। आयनिक बंधन तो NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaCl। याद कर लो, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा आयनिक बंधन, तो क्या हो जाएगा? NaCl। सहसंयोजक बंध वाले यौगिक का उदाहरण क्या है? तो H2O हो जाएगा, पानी हो जाएगा अपना। ठीक है। धात्विक बंध पाया जाता है, धात्विक बंध धातुओं में पाया जाएगा, क्योंकि धातु धात्विक याद हो गया, धात्विक हो गया। नाइट्रोजन अणु N2 में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं?
तो ये अपने को बताना है नाइट्रोजन N2 में। तो इसमें कितने हो जाएंगे भाई, 3 बंध हो जाएंगे। ठीक है, जल अणु का आकार कैसा होता है? तो जल अणु का आकार कैसा होता है? वर्गाकार होता है, बेंट शेप होती है, उसको बेंट किया हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बता देता हूं, ये स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चंस हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद रख लेना। ठीक है, आयनिक बंध NaCl हो गया, सहसंयोजक बंध हो जाएगा H2O हो जाएगा, और आपका धात्विक बंध हो जाएगा धातुओं में, ये याद रख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी से क्वेश्चन आएगा, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? 18 हो जाएगी। और देखो आज ही मैं अपने जो टेलीग्राम पे जुड़ा हुआ है उनको टेलीग्राम पे, और जो इंस्टाग्राम यूज करता है उनको इंस्टाग्राम पे, आज आपको आवर्त सारणी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो नहीं जुड़ा हुआ तो भाई इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम चलाते हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना। आवर्त सारणी से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं सारे के सारे मैं वहां पर डालने वाला हूं। ठीक है, चलो, तो आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी हो गई? 18 हो जाएगी। क्षार धातुएं किस समूह में आती हैं? ग्रुप नंबर 1 में आती है। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैलोजन समूह में कितने तत्व होते हैं? तो हैलोजन समूह में कितने तत्व होते हैं? 5 तत्व होते हैं। हैलोजन समूह की बात हो रही है। निष्क्रिय गैस किस समूह में आती हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम्स में आता है। तो जो निष्क्रिय गैस है वो कौन से समूह में आती है? समूह नंबर 18 में आती है, जो निष्क्रिय गैसें होती हैं। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये क्वेश्चन याद रख लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये और स्टार्टिंग वाला है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, और आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है? वो 18 होती है। ठीक है, आवर्तों की संख्या 7 और समूह की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। अब धातु वाले कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार आते हैं कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? तो विद्युत का सबसे ज्यादा चालक धातु कौन सी हो जाएगी? सिल्वर हो जाएगी, चांदी हो जाएगी। लेकिन चांदी का हम यूज क्यों नहीं करते? भाई विद्युत की चालक है तो तारों में चांदी का यूज होना चाहिए, लेकिन हम यूज नहीं करते क्योंकि चांदी क्या है? महंगी है। तो इसलिए जो सस्ती धातु है उनका यूज किया जाता है, चांदी का नहीं किया जाता। लेकिन विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? चांदी है, ये अपने को याद रख लेना है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है? तो पारा होता है, जो मरकरी होती है। ठीक है, पारा या मरकरी भी ऐसे लिख के दे देता हिंदी में ही। तो पारा या मरकरी है वो कमरे के तापमान में क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, आपको पता होगा। ठीक है, कुछ मापने वगैरह के लिए जो यूज होता है ना उनमें वो थोड़ा सा डला हुआ होता है, वो कौन सा होता है? पारा होता है। ठीक है, पारा ही होता है। क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगी। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम हो जाएगी। विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक कौन सा है? तो सबसे अच्छा सुचालक हमने पढ़ लिया, आप कुचालक पढ़ लो। गंधक, जो सल्फर होता है ना, वो क्या हो जाएगा? विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्टेनलेस स्टील होता है वो किसका मिश्र धातु होता है? तो लोहा, क्रोमियम और निक्कल। किस किस का होता है? उसमें लोहा होता है, क्रोमियम होता है और निक्केल होता है। ठीक है, निक्कल या निक्केल आप बोल सकते हो। तो स्टेनलेस स्टील किसके बना हुआ आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन संख्या थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, ये वाली 45 था लेकिन ये डायरेक्ट आगे पहुंच गया है, बस यही वाला है। ठीक है, ये बीच में गलती से लग गया। अब व्यवहारिक देख लो आप कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस किस विधि से एकत्रित की जाती है? तो प्रयोगशाला आप समझ गए होंगे, तो उनमें जो हाइड्रोजन गैस है वो कौन सी विधि से एकत्रित की जाती है? तो जल विस्थापन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? जल विस्थापन विधि के द्वारा है। जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। एकत्रित का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, स्टोर करना। तो जल विस्थापन विधि के द्वारा होता है। क्रिस्टलन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? तो क्रिस्टलन प्रक्रिया का होता है शुद्ध ठोस पदार्थ प्राप्त करना। ठीक है, शुद्ध ठोस पदार्थ है उसको प्राप्त करना। क्रिस्टलन प्रक्रिया का क्या होता है भाई? शुद्ध ठोस पदार्थ को प्राप्त करना होता है।
अपकेंद्रण किस विधि किसके पृथक्करण के लिए उपयोग की जाती है? तो कोलाइडल कणों के पृथक्करण के लिए, यानी उनको अलग करने के लिए। तो कौन से कणों को अलग करने के लिए होता है? ये कोलाइडल जो कण होते हैं उनको अलग करने के लिए होता है। कागजी क्रोमैटोग्राफी में आरएफ मान क्या दर्शाता है? तो अवयवों की गतिशीलता को ये दर्शाता है। ठीक है। प्रयोगशाला में सर्वाधिक सुरक्षित गैस बर्नर कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोगशाला में सर्वाधिक सुरक्षित गैस बर्नर कौन सा हो जाएगा? तो ट्यूबुलर बर्नर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ट्यूबुलर बर्नर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पीएच पेपर में लाल रंग क्या दर्शाता है? भाई इन पे मत जाना, संख्या पे है ना। पीएच पेपर में लाल रंग क्या दर्शाता है? तो पीएच पेपर में जो लाल रंग होता है वो अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है कि प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। ठीक है, अम्लीय हो जाएगा। लवणीय जल की जांच के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है? लवणीय जल की जांच करने के लिए तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट विलयन का यूज किया जाता है। तो लवणीय जल की जांच करने के लिए कौन से अभिकर्मक का यूज किया जाता है? तो ये हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट का यूज होता है। ठीक है। सल्फेट आयनों की जांच के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग होता है? देखिए इसमें क्या है, ये लवणीय जल की जांच हो रही है। यहां पर क्या है, सल्फेट आयनों की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सल्फेट आयनों की जांच के लिए बेरियम क्लोराइड विलयन का यूज किया जाता है। ठीक है, जल वाले में सिल्वर नाइट्रेट था और सल्फेट आयनों की जांच करने के लिए क्या होता है? बेरियम क्लोराइड होता है। कौन सा होता है? बेरियम क्लोराइड होता है। कॉपर आयनों की उपस्थिति की जांच किस रंग के अवक्षेप से होती है? कॉपर आयनों की जांच तो ये किससे होती है? नीले वाले से, ब्लू। ठीक है, ब्लू। फिनोल फथेलिन अम्ल क्षार सूचक क्षारीय माध्यम से किस रंग का हो जाता है? तो किस रंग का हो जाता है? ये गुलाबी रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? गुलाबी रंग का। आज माइक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, नियम वाले मैं करवा चुका हूं, तब उनको छोड़ते हैं। इसके ऊपर चलते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है। जो करवा चुके बार बार, उनको करवाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और कुछ चीजें हैं वो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगी, तो वहां पर जुड़े रहना भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं सब कुछ नहीं करवा सकता। थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, जो ये समझते हैं ना कि भाई हमें मेहनत नहीं करनी, सर जो मेहनत करेंगे वो ठीक है, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर सर ही एग्जाम पास कर सकते हैं, आप नहीं कर पाओगे। इस बात को याद रख लेना। तो आपको खुद जरूर मेहनत करनी होगी। तो विद्युत अपघटनी सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? कैथोड कहा जाता है। आपने देखा होगा कैथोड। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? ऋणात्मक समझ रहे हो ना, नेगेटिव वाला मैंने आपको बताया था ऋणात्मक का मान। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? कैथोड कहा जाता है। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार अपघटित पदार्थ की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो सारे के सारे नियम मैंने आपको याद करवा रखे हैं। तो ये किसके ऊपर करेगी? विद्युत धारा की मात्रा पर। ठीक है, विद्युत धारा की मात्रा पर करने वाली। सामान्य वोल्टेज सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो सामान्य वोल्टेज जो सेल होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड के पेस्ट का। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड के पेस्ट का प्रयोग होता है, याद रख लेना। निकेल और कैडमियम बैटरी किस प्रकार की बैटरी होती है? तो पुनः आवेश्य बैटरी होती है, यानी उसको दोबारा से हम चार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो निकेल और कैडमियम बैटरी होती है, किस प्रकार की होती है? रिचार्जेबल होती है, यानी उसको दोबारा से चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, लवण सेतु का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो लवण सेतु है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि दो अर्ध सेलों के बीच आयनिक संपर्क स्थापित करना। ठीक है, दो अर्ध सेलों के बीच है आयनिक संपर्क, जो संबंध है, संपर्क है, उसको स्थापित करना होता है। ठीक है, अब आओ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं।
अब हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि बीच वाले थोड़े से क्या है हार्ड लेवल के हमने रख दिए हैं ताकि स्टार्टिंग में थोड़े इजी टू मॉडरेट लेवल के हों, बीच में हार्ड आ गया, फिर दोबारा से इजी टू मॉडरेट आ गया, तो आपको ये नहीं लगेगा, बोरिंग फील नहीं होगे। क्योंकि एग्जाम्स में क्या है, एग्जाम्स कैसे बनेगा, हर लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आप किसी को आज बोलने की आवश्यकता नहीं है कि सर जी इजी वाले करवाओ, मॉडरेट वाले करवाओ, हार्ड वाले करवाओ। आज जो एग्जाम्स में आता है हर प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है जी। चलो, शुष्क बर्फ क्या है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं इसको लिख सकता हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो शुष्क बर्फ होती है वो क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है, मीथेन होता है। हमने बचपन में गोबर गैस बहुत ट्राई किया था, ठीक है, क्योंकि उस समय ये चलन में आया था। अब तो नहीं है, अब तो आप लोग गोबर को भी हाथ नहीं लगाते होगे, ठीक है। हमने तो भाई होली के लिए जो बड़कुल्ले, हमारी तरफ बड़कुल्ले बोलते हैं, वो बनाए थे, ठीक है। जो कलाकृतियां होती है ना होली के टाइम पे, आपको पता होगा, तो वो वाले बहुत सारी चीजें बनाते थे, बहुत। तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। लालटीन की ज्वाला का नीला भाग किसका सूचक होता है, तो जो लालटीन है कि ज्वाला का नीला भाग है वो किसका सूचक होता है, लालटीन या लालटेन। लालटीन है या लालटेन, लालटेन समझते हो ना, मूवीज वगैरह में देखा होगा, भूत वाली मूवीज में आपने देखा होगा कि वो उसको ऐसे पकड़ के लेके जाते हैं ये, ठीक है। अब तो वो यूज होना ही बंद हो गई है, तो आपने शायद नहीं देखा होगा, ठीक है। यूपी बिहार में कहीं पे यूज होती होगी, जहां पर लाइट बहुत कम आती है वहां पर, वैसे बहुत कम यूज होने लग गई है, ठीक है। तो बचपन में तो हमारे इधर तो बहुत यूज होती थी भाई। चिमनी हो गई, चिमनी समझते हो ना, हाँ, चिमनी और लालटेन। तो क्या होता है, वो पूर्ण दहन का होता है, ठीक है, पूर्ण दहन का होता है। तो उसमें जैसे नीचे आग लग रही होती है, बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, और ऊपर ये होती है नीला भाग, नीली सी ज्वाला होती है, उसको क्या बोला जाता है कि पूर्ण दहन का सूचक होती है, कि अच्छे से जल रही है। क्लोरीन गैस की गंध कैसी होती है, तो क्लोरीन गैस की गंध कैसी होती है, तीखी होती है, ठीक है, तीखी होती है, कीटनाशक जैसी होती है। तो एग्जाम्स में यही आता है, तीखी। एग्जाम्स में आता है, ऐसे मत समझना कि ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्लोरीन गैस की गंध कैसी होती है, तो तीखी होती है, ठीक है जी। चलो, पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, तो पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर तत्व कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, अपना ऑक्सीजन हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख के ये मत सोचना कि कैसे अटपटे क्वेश्चन है, अब सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपके एग्जाम्स में ना आए, बिना वजह डाला गया हो, नहीं, एक भी नहीं है। क्या है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसका मुख्य घटक होता है चूना, पत्थर और मिट्टी। क्या होता है, चूना, पत्थर और मिट्टी, यानी उसमें चूना मिलाया जाता है और मिट्टी मिलाई जाती है, तब जाकर क्या बनती है, पोर्टलैंड सीमेंट बनती है, ठीक है। कांच का मुख्य घटक क्या होता है, तो कांच का मुख्य घटक होता है सिलिका। क्या होता है, सिलिका है वो कांच का मुख्य घटक होता है। हैबर प्रक्रम किसके उत्पादन से संबंधित है, तो जो हैबर प्रक्रम हो जाएगा वो अमोनिया के उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। किसके उत्पादन से, अमोनिया के उत्पादन से संबंधित हो जाएगा हैबर प्रक्रम। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 10H2O। याद रख लेना, एग्जाम्स में बहुत बार आता है, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3 10H2O हो जाएगा, ठीक है। चलो, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र, या तो आपसे वॉशिंग सोडे का पूछेगा या आपसे बेकिंग सोडे का पूछेगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी पूछता है तो वॉशिंग सोडे का कर लिया हमने, Na2CO3 10H2O हो गया। अब हमसे पूछा है बेकिंग सोडे का, तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, दोनों के दोनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। लिख लेना इनको एक बार, ठीक है, ताकि दोबारा जाओ एग्जाम्स देने तो उससे पहले एक बार याद कर जाओ। चलो, अब बायोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये प्रोटीन का मूल घटक क्या होता है,
तो प्रोटीन का मूल घटक क्या होता है? तो अमीनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल होता है प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का मूल घटक क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल हो जाएगा। प्रोटीन वगैरह है किसमें पाया जाता है? जैसे अपना सोयाबीन हो गया, ठीक है, अपना पनीर हो गया, इन सब चीजों में क्या है कि प्रोटीन पाया जाता है। दूध वगैरह हो गया। ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या है? ग्लूकोज का इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आज सारे के सारे सूत्र जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे डालने वाला हूं। बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, तो ना आपको मूर्ख बना रहा हूं ना मैं मूर्ख हूं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आप यहां पर नहीं जुड़ोगे तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, हजारों की संख्या में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे आप उनसे पीछे रह जाओगे, और अगर उनसे पीछे रह गए तो इस बात को समझ लेना कि वो आपसे आगे जा रहे हैं, तो सिलेक्शन उनका होगा, आपका नहीं। ठीक है, क्योंकि चलाते तो इंस्टाग्राम सभी चलाते हो, टेलीग्राम सभी चलाते हो, तो आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं वहां पर पेड प्रमोशन करता हूं तो इसलिए बोल रहा हूं कि फॉलो करो, मेरे फॉलोवर बढ़ जाएंगे। नहीं, सिर्फ फॉलो करो, सिर्फ मत करो, लेकिन वहां पर जाकर इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जो मैं डालता हूं उसको पढ़ लिया करो। ठीक है, चलो, तो क्या हो जाएगा? C6H12O6 क्या हो गया? C6H12O6 हो जाएगा ग्लूकोज का। डीएनए में पाए जाने वाली शर्करा कौन सा है? तो डीएनए में पाए जाने वाला शर्करा कौन सा हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ो कि डीएनए में पाए जाने वाला शर्करा कौन सा है? डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम होता है जैव उत्प्रेरक। क्या होता है? जैव उत्प्रेरक, यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। देख लो भाई, ठीक है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ठीक है, लोहा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन सिंपल नहीं है। सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। जो यहां तक क्लास देख रहा है और लास्ट तक क्लास देखेगा, मतलब आपके अंदर पूरा डेडिकेशन है, आपको कोई नहीं रोक सकता। रियलिटी बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, और फिर भी आप पढ़ रहे हो, तो आप सीरियस हो, आप अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। रियली में भगवान भी आपकी सहायता करेगा कि यार इस बच्चे ने मेहनत की थी, मैं इसकी सहायता करता हूं। ठीक है, क्योंकि बोला जाता है भगवान भी उसकी सहायता करता है जो खुद की सहायता स्वयं करता है। देखो, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरेल ने की थी। ठीक है, हेनरी बैकरेल, रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकरेल ने की थी। अल्फा कण क्या है? तो हीलियम के नाभिक में पाए जाते हैं। अल्फा कण क्या है? हीलियम के नाभिक है। यूरेनियम 235 का प्रयोग इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नहीं लिख रहा, जिसके सामने इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं ना, वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आया कि यूरेनियम 235 का उपयोग किसमें होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में होता है। किसमें होता है यूरेनियम 235 का प्रयोग? तो ये नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग होता है। ट्रिटियम किसका समस्थानिक है? तो ट्रिटियम है किसका समस्थानिक हो जाएगा? तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक हो जाएगा ट्रिटियम। ठीक है, गामा किरणें क्या होती हैं? तो जो गामा किरणें हैं ना, ये होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो गामा किरणें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। चलो, अपने पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस देखो। पर्यावरण बॉटनी वाला है, एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस आते हैं। जब से आपका ये जो अग्निवीर शुरू हुआ है ना, तब से क्वेश्चंस आने लग गए हैं ज्यादा। ठीक है, तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण हो जाएगा SO2 और NO2। बस इतना याद कर लो, ये बार बार आती है। कौन कौन सी गैसें हैं? SO2 और NO2 गैसें हैं। ठीक है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य घटक क्या है? तो क्या हो जाएगा? CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। तो जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचाने का मुख्य रासायनिक क्या है? CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, O2 नहीं है, क्योंकि O2 है वो नुकसान नहीं करती। ठीक है, ऑक्सीजन जितनी बढ़ेगी उतनी फायदेमंद है। ठीक है, जैविक ऑक्सीजन मांग किस में मापी जाती है? तो जल प्रदूषण से मापी जाती है।
ठीक है, वाटर पॉल्यूशन से। देख लो, जैविक ऑक्सीजन मांग है, किससे मापती है? तो जल प्रदूषण से मापती है। क्या है? यूट्रोफिकेशन किसके कारण होता है? जो यूट्रोफिकेशन है वो किसके कारण होता है? तो जलाशय में अतिरिक्त पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज। तो जलाशयों में अतिरिक्त पोषक तत्व होने के कारण क्या हो जाता है? यूट्रोफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। देखो, कार्बन और उनके यौगिक से संबंधित क्वेश्चन है। देखो, हर टॉपिक से क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ लो, पूरे साइंस का आपका रिवीजन हो रहा है। पूरे साइंस का रिवीजन हो रहा है और पूरी साइंस के रिवीजन मैं आज करवा रहा हूं और मैं आपका पूरे साइंस का टेस्ट भी लेने वाला। ठीक है, उसमें नए क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे, जो हमने अभी तक पढ़ा है वो भी आज वाली क्लास से भी। तो आपका टेस्ट होगा लगभग वो 1 घंटे प्लस की क्लास होगी। ठीक है, जल्दी 2-4 दिन के अंदर अंदर आपकी आएगी, तो याद रख लेना, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, लेकिन बस एक ही है कि यार वो थोड़ी हिंदी में होगी, तो इंग्लिश वाले थोड़े से एडजस्ट कर लेना, नाराज मत होना। देखो, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप है। आपसे ऐसे पूछ लेगा कि हीरा किसका अप्रूप है, आपसे पूछ लेगा ग्रेफाइट किसका अप्रूप है, तो किसका हो जाएगा? कार्बन के अप्रूप हो जाएगा। ठीक है, कार्बन के अप्रूप है हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो जो प्राकृतिक रबर होता है वो किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ है, तो समझ जाओ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक हो जाएगा? आइसोप्रीन का हो जाएगा। इथेन का अणुसूत्र क्या होता है? तो C2H6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2H6। इथेन की बात हो रही है ये। ठीक है, इथेन और मीथेन में कंफ्यूज मत होना, इथेन है ये, तो C2H6 हो जाएगा। वो क्या होता है? CH4 होता है। किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस है जिसको मार्स गैस कहा जाता है? तो जो मीथेन गैस होती है उसको क्या कहा जाता है भाई? मार्स गैस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, इन सभी को आप याद कर लेना, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो जाएगा, HCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, अमोनिया का हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, मीथेन का मैंने अभी आपको बताया था, CH4 हो जाएगा, ग्लूकोज का अभी हमने पढ़ा था कि C6H12O6 हो जाएगा, इथेनॉल का, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इथेनॉल वाला भी, तो C2H5OH, और ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसिटिक अम्ल का, तो एसिटिक अम्ल का क्या हो जाएगा? CH3COOH। ठीक है, और इसके अलावा भी जो आपके एग्जाम्स में आते हैं वो टेलीग्राम पे और आपको क्या है, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो अब क्लास को इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस है वो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से हमने बनाए हुए हैं, तो ये सारी की सारी PDF है ना, आपको कहां पर मिल जाएगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कहां पर मिल जाएगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वहां से जाके आप इसको पढ़ लेना और दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेना। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, कि अगर आप इसका रिवीजन नहीं करोगे, अगर आप इसको याद नहीं करोगे, तो ये मत सोचना कि साइंस में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। कि आज वाली क्लास और आज वाली क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हम जो बार बार पढ़ते रहते हैं, जो इजी क्वेश्चंस है वो हमने बहुत पढ़ लिए। ठीक है, और अगर वो एग्जाम्स में आएंगे तो उखाड़ फेंकेंगे, आपको पता है। तो मैं टेस्ट लेता हूं ना साइंस का, आप मैक्सिमम उसमें स्कोर करते हो, लेकिन आज अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो आज करवा दिए, PDF में आपको दे रहा हूं, आप इनको याद कर लेना सारे को। कुछ एक्स्ट्रा और है, देख रहे हो ना, 3-4 पेज और है अभी, तो उनको कर लेना। ठीक है, अगर आप इनको याद कर लोगे, फिर जो मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, मैंने अभी आपको बताया, उसमें थोड़े और क्वेश्चंस याद करेंगे, लगभग 50-60 नए क्वेश्चंस याद करेंगे, और जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, पिछले 2-3 महीनों से जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन सभी का एक बार और रिवीजन हो जाएगा, जिसमें आपका क्या होगा, बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी हम रखेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी हम रखेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चंस भी, यानी भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, सभी के क्वेश्चंस होने वाले हैं। लगभग 150-200 क्वेश्चंस हम उसमें करने वाले हैं। ठीक है,
तो जिसमें 100 क्वेश्चन तो टेस्ट के होंगे, 50 से लेकर 100 एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं, पूरी डेडिकेशन से मेहनत कर रहा हूं। अगर आप खुद के लिए मेहनत नहीं करोगे तो फिर तो समस्या हो जाएगी भाई, ठीक है। जब एग्जाम आएगा मैं आपको हर एक क्वेश्चन दिखा सकता हूं कि हमारी क्लास से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो अपनी क्लास से ही आने वाले हैं। अगर पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, अगर आप उनसे मेहनत करते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप नए आए हो और क्लासेस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये जो PDF दी है इसको जरूर पढ़ लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।